हेलो। हेलो, जय श्री कृष्णा जी। आवाज आ रही है बच्चे आपको? हाँ ना, अंगूठा कुछ दे देना प्लीज। जय सिया राम, जय सिया राम। इश्का जी, इश्का जी आप सीख गए, बहुत बढ़िया। हाय रब्बा। गुड इवनिंग, ऑडिबल। नेमिका जी, जय जिनेन्द्रा, नीतू नेगी, सत श्री अकाल। अभिलाष जी नमस्ते। हाउ आर यू? आई एम गुड। विशाल, राधे राधे। विशाल, आपको पहुंच गए थे नोट्स, राइट? ओके। फेमा के मिल गए क्या नोट्स आपको? फेमा के नोट्स आ गए ना? जिन जिन के नंबर है सबको डाल दिया मैंने। ऐसे नौटंकी मत करना बाद में कि मेरे पास नहीं आया है। एक बाप का होगी। यस, यस। स्नेहा जी, यस। लोनी, यस। जय जिनेन्द्र। हाय रब्बा। 4 मिनट इंतजार कर लेते हैं। यस, मिल गए। यस, यस, बहुत बढ़िया। कूल। कविता, कविता जी, शिवम भाई, विशु। विशु तेरे साथ ही क्यों होता है गलत हमेशा? चलो मैं डालूंगा फिर। अरे तुमने कल मुझसे मांगे थे, मैंने दिए हैं यार। विशाल, ऐसे क्यों कर रहे हो? अध्ययन। यस। मेरे पास नहीं आया विशाल। विशाल, कल तुमने मांगे थे, मैंने दिए हैं, ऐसे मत बोलो। और तुमने थैंक यू भी बोला है। दिलीप कुमार जी, जय श्री कृष्णा। स्माइलिंग बुद्धा, राधे राधे जी। नीतू जी। सौंदर्य जी, गुड मॉर्निंग। गुड नून। सर आप कैसे हैं अभी? आई एम गुड यार, ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ। और एक दिन लगेगा एकदम वापस खड़े होके अपन क्लास लेंगे। आज भी थोड़ा तो खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे बैठ के मजा नहीं आ रहा। जय सिया राम। इश्का। अच्छा, फेमा का नहीं आया ऐसा बोल रहे हो? ओके ओके। फेमा का मैं आपको डाल दूंगा। लाइक भी कर दो। गैस अटेंडेंस। हाँ यार, मुझे एक बात बताओ कि क्योंकि मैं यूट्यूब पे सेशंस नहीं लिया करता था इससे पहले, अभी लेने लगा हूँ, तो मुझे ऐसा पता चला है कि जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं तो यूट्यूब रिकमेंड करता है सेम कम्युनिटी को कि आप इसको देखें। तो यार आप कम से कम लाइक तो कर दिया करो भाई। जैसे हर लेक्चर के ऊपर 400-500 व्यूज़ तो हो ही जाते हैं प्रतिदिन। तो अगर 400-500 है तो मेरे भाई लोग जो भी रिकॉर्डेड भी देखते हो, तो यार कम से कम गुरु दक्षिणा के तौर पे ही सही एक लाइक तो बनता है। अगर आपको अच्छा लगता है, और जाहिर सी बात है आप पूरा देखते हो, और फिर तो फिर लाइक तो बनता है यार। ये अच्छी बात नहीं है, लाइक करना चाहिए आपको। पाप लगता है जो लाइक नहीं करता ना, उसको पाप लगता है। एक दिन मुझे भी लगा था जब मैं एक लाइक नहीं किया था, तो फिर अब तुमको भी पाप लगेगा। अब तुमको भी लाइक करना पड़ेगा ना। यस। यस शिवम, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। लवीना, नोट्स कहाँ मिलेंगे? लेविनो। हेलो लेविनो। चलो।
नोट्स एकदम लास्ट मोमेंट पे जितने जितने जितना जितना रेडी होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको देता जाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पुणे में मेरे पास स्टाफ नहीं है और स्टाफ से कम्युनिकेट जो मेरा इंदौर वाला है वो कम्युनिकेशन प्रॉपर बन नहीं पाता है। मैं जैसा चाहता हूँ वैसे हो नहीं पाता, तो मुझे ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। तो मैं जितना जितना ड्राफ्ट कर लेता हूँ, जितना मुझे लगता है कि यार आज मैं आज और कल 2 दिन में इतना पढ़ाऊंगा या एक दिन में इतना, तो मैं उस हिसाब से रेडी कर करके दे देता हूँ। फेमा के मैं आपको पूरे नोट्स रेडी करके दूंगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है। तो आप अच्छा कहाँ मिले आप? मेरा नंबर चाहें तो ले सकते हैं और आप उसके ऊपर व्हाट्सअप करें, आपको मैं वो भेज दूंगा। क्योंकि क्या है, वो टुकड़े ना जी ड्राइव पे अच्छा नहीं लगता, छोटे छोटे से टुकड़े फिर वो खोलते हैं तो उसमें। हाँ सर, लाइक किया है सर फर्स्ट। अरे वाह, बहुत अच्छी लड़की। नहीं तो तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, तुमने लाइक किया है। तो छोटे छोटे टुकड़े गूगल ड्राइव पे अच्छे नहीं लगते कि फेमा के इतने सारे नोट्स हैं क्या? तो फिर बंदा क्लिक बाद में करता है, देखता बाद में, लेकिन उसमें 6 6 8 8 10 10 पेज के मिलेंगे। तो फिर इसलिए मैं बच्चे लोग को क्लास से पहले व्हाट्सएप मैंने किया है आज भी। प्रणव सर विल से लाइक आपका बीवी तेरा दोस्त के साथ भाग जाएगा, वो भी शादी के अगले दिन। अच्छा, आपका बीवी आपके दोस्त के साथ भाग जाएगी? तो मेरी तो बीवी नहीं है यार, फिर मैं ही भाग जाऊं दोस्त के साथ? आई डू नॉट हैव बीवी, आई एम लकी कि मेरा ना झगड़ा होगा ना दिल टूटेगा दोस्त के साथ। ना तो दोस्त के साथ झगड़ा होगा ना दिल टूटेगा। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। फेमा, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। चलो, स्टार्ट करने के लिए आपका मुझे चाहिए अंगूठा, या फिर लिखे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, शुरू करें। सर प्रणव सर हमसे कहेंगे लाइक नहीं, अच्छा। प्रणव सर आपसे कहते हैं तो आप, आपकी भी तो बीवी नहीं है बे। आप कौन से बीवी वाले हो? पर जब बीवी होगी तब भागेगी। नहीं यार, बीवियां भागनी नहीं चाहिए। अच्छी होती है बेचारी। सर का दिल पहले ही किसी ने तोड़ दिया। सिमरन ने तोड़ा ना, भाग गई साली शादी करके न्यूजीलैंड। चलो। चलो स्टार्ट करते हैं। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट जो है, अब ध्यान से सुनो, पहले तो इसकी प्रस्तावना सुन लो थोड़ी सी, हम लोग तैयार हैं सुनने के लिए, राइट? चलो। फेमा भाई साहब, ये कहां से आया? ये आया सीए फाइनल से। सीए फाइनल से आया है। क्या ये आपको खांसी आ रही है सर? अरे कोई नहीं यार, चलो। अच्छा, अब मैं ऐसा मान के चलूं कि आप लोग किसी तरह की कोई चैट नहीं करेंगे ना मुझसे, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंसियरली वाला करने वाली चीज है। तो ना ही आपस में प्लीज आप लोग बात करेंगे, ठीक है? चलिए, अंगूठा दे दें अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो ना। सीए फाइनल से टॉपिक आया है। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स जो हैं इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं यार ये सरदर्द है।
जैसे अपन ने अपना एक सरदर्द बोला करते थे बच्चे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो अपन ने किसको दे दिया? फाउंडेशन को दे दिया। तो सीए फाइनल ने क्या किया, एक टोपी अपन को पहना दी इंटर वालों को, और उन्होंने कहा कि तुमने अपना उनको दिया तो हमारा भी तुम ले लो। तो फिर सीए फाइनल से आया टॉपिक, ये टॉपिक जो है इंटर में आया। तो इंटर में आया तो फिर इंटर वालों ने कहा कि यार भाई साहब एक बात बताओ आप, कि जब आप इतना सरदर्द हमें टॉपिक दे रहे हो, तो फिर एक काम करो, इसका वेटेज भी ठीक ठाक होना चाहिए। टोटल अदर ऑडिट में 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर में 50% का कवरेज इसका पकड़ लो, यानी कि 30 मार्क्स। अब 15 मार्क्स का कवरेज अगर अपन बात करें, बाकी दो चैप्टर में एक जनरल क्लॉजेस है, आप बखूबी जानते हैं, आप एग्जाम दे चुके हैं, छोटा सा चैप्टर है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन, उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन या 7-8 नंबर का क्वेश्चन, एक दो ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑन एन एवरेज 10 नंबर का मिलाकर वो आता है। और तीसरा बचा फेमा, तो बचा एक ही चैप्टर बचा आपका अदर ऑडिट के अदर लॉज के अंदर। तो अदर लॉ के अंदर जो आखिरी टॉपिक बचा है वो फेमा बचा है। अदर टॉपिक के अंदर आखिरी टॉपिक जो बचा है वो फेमा बचा है। तो फेमा कितने मार्क्स का रह गया? 15 मार्क्स का रह गया। भाई अपन को इतना तो पता है, एज वी नो, कि अदर अपना जो सीए इंटर का पेपर होता है, अगर जो अपना सीए इंटर का पेपर होता है, अरे भाई बस करो मिस्टर लिखित कुमार जी, हिंदी पट्टी के बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपको मैं इंग्लिश अलग से ले लूंगा, ठीक है? तो प्लीज आप बार, मैंने आपको मना किया, आप लोग प्लीज मैसेज मत करो यार, है ना? लिखित मैं लूंगा आपको अलग से, ठीक है? आप प्लीज एक अंगूठा दे दो, मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे किसी कोई प्लीज बात ना करे, कोई भी। तो 15 मार्क्स का कवरेज यहां से आया। अच्छा, हमें एक चीज क्या मालूम है, कि हमारा जो 100 नंबर का पेपर होता है ना, 100 नंबर का नहीं होता, वो 120-125 नंबर का होता है, यानी कि इसमें अदर ऑप्शंस भी आते हैं, कि भाई ये नहीं आ रहा है तो ये कर लो, ये नहीं आ रहा है तो ये कर लो, वो नहीं आ रहा है तो ये कर लो। तो जब ऑप्शन आते हैं तो ये 30 नंबर का भी 35-36 नंबर का होके आ जाना है, यानी कि 5-6 नंबर का इसमें भी ऑप्शन आएगा। तो टोटल 36 में से भी पकड़ो तो 15 मार्क्स तो किधर नहीं गए थे। तो coverage of that particular chapter is of 15 marks। 15 मार्क्स के लिए अब हमें देने हैं कितने? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो नंबर ऑफ पेजेस एज पर आईसीआई मॉड्यूल लगभग 35 पेजेस का चैप्टर है, 35 to 40 पेजेस। और पीछे के 8-10 पेज हटा दो तो 30 पेज, 30-32-35 पेज का चैप्टर है ये, 35 to 40 पेजेस मैक्सिमम। 35 पेजेस, 35 पेजेस एंड 15 मार्क्स, लॉटरी है। लेकिन टेक्निकलिटी की बात करें ना, तो पूरे लॉ के सिलेबस में सबसे हैवी चैप्टर यही पड़ता है। इसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम ज्यादा आसान है, इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है यार। 15 मार्क्स का ये चैप्टर है, इतना टेक्निकल भाई, लॉटरी है ये। तो इसको हमें एक, ओ माय गॉड, फेमा जुड़ा है, क्योंकि बाजार में बड़ा हल्ला मचाया हुआ है, फेमा है बेटा, ये फाइनल का है बेटा, पूरा टेक्निकल है बेटा, मर जाओगे। अरे मैं कह रहा हूं तर जाओगे, इसको करना तो तर जाओगे। तो पहली अप्रोच तो पॉजिटिव लेके चलनी है, चीजें नहीं तो समझ नहीं आती है। इससे आसान चैप्टर कोई है ही नहीं, इससे आसान चैप्टर कोई है ही नहीं कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी लॉ मतलब आपके पूरे लॉ के अंदर। और अच्छी चीज यह है कि इसमें सेक्शंस आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 5 7 में बता दूंगा, बस उतनी याद रख लिए, हो गया। क्लियर है? चलो, अब देखो, अब ये चैप्टर क्या है? फेमा है, नाम क्या है? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज से नाम है, फॉरेक्स मैनेजमेंट एक्ट। पहले कोई फेरा फेरा होता था, ध्यान से सुनना। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की अगर अपन बात करें, कोई भी देश होता है, वो कहां से तगड़ा होता है? स्ट्रांग,
सबसे ज्यादा तगड़ा वो देश होगा, सबसे ज्यादा तगड़ा वो देश होगा जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी होगी। फाइनेंशियल हेल्थ की बात कर रहे हैं अपन। फाइनेंशियल हेल्थ उस देश की स्ट्रांग मानी जाती है जिसके पास बहुत सारी विदेशी मुद्राएं हैं, फॉरेन करेंसी बहुत ज्यादा है। द मोर फॉरेन करेंसी, द स्ट्रॉन्गर यू आर, स्ट्रॉन्गेस्ट यू आर। जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी आपके पास है उतना ज्यादा आप स्ट्रांग हो जाते हो। बड़ी अच्छी बात है। तो फॉरेन करेंसी आती कहां से है और फॉरेन करेंसी देश के बाहर जाती कहां से है, उसको मैनेज करने के लिए प्रैक्टिकली सोचो कि फॉरेन करेंसी जितनी ज्यादा आएगी हमारे देश के लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। फॉरेन करेंसी जितनी ज्यादा आएगी उतना हमारे देश के लिए अच्छा होगा, और फॉरेन करेंसी जितनी ज्यादा बाहर जाएगी हमारा देश उतना कमजोर होगा। तो लेकिन जो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, अगर आना अलाउ है तो जाना भी अलाउ होगा ही। तो अब प्रैक्टिकली सोचो कि मैं विदेश गया, वहां से बहुत सारे डॉलर कमा के लाया। चलो, जहां तक बात करें फॉरेन करेंसी की, तो बहुत सारी करेंसीज चलती हैं, लेकिन यूएस डॉलर क्या है, जनरली एक्सेप्टेड है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। फॉरेन करेंसी की जब हम बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चलने वाली करेंसी डॉलर। तो अपन अपन तभी तो बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी, हम इतने ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर, 10 ट्रिलियन डॉलर, इतनी ट्रिलियन डॉलर कर देंगे। डॉलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा उसको एक स्टैंडर्ड बेस मान रखा है। मैं विदेश गया, मैंने विदेश जाके बहुत सारी फॉरेन करेंसी कमाई और झोला भर के घर ले आया, और घर लाके अपनी अलमारी में रखी हुई है। 1 साल हो गया अलमारी में ही पड़ी है, देश के काम आ रही है क्या? नहीं आ रही है। जैसे ही सरकार को पता चलेगा, सरकार रेट डाल देगी, ओए तेरे पास डॉलर पड़े क्या? हाँ। तो अपने पास क्यों रखे बे? इधर डॉलर चलता है क्या? मैंने बोला नहीं। तो काय को रखा है? खुजली है साहब, एक खुजली आ, तेरी खुजली हम निपटाते हैं। तो डंडे पे लगेगा तेल और आवाज आएगी जुप जुप, और मेरी खुजली शांत हो जाएगी, और डॉलर मैं उनको दे दूंगा और उसके बदले वो मुझे करेंसी दे देंगे, इंडियन आईएनआर, इंडियन रुपी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉलर में कमा रहे हैं और डॉलर अपने पास ही रख रहे हैं। तो यार सरकार को मजबूत कैसे करेंगे? तो सरकार ने सोचा कि अगर भारत भारत में लोग अगर डॉलर कमा रहे हैं या डॉलर उनके पास कहीं से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ रहा है, तो वो डॉलर आपको हमारे पास जमा करना है और उसके बदले इंडियन रुपी ले लो। चलता तो है नहीं, तुम रख के करोगे क्या? और हमारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास वो डॉलर का कोष रहेगा, फंड्स रहेंगे, तो फिर हमारी स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो हमने बोला अरे सरकार, हमको तो मजा ही नहीं आ रहा, क्या बात करो। तो सरकार ने बोला कि यार एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक कानून बना देते हैं। तो उन्होंने एक कानून बनाया, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और भगवान कसम, ये रेगुलेशन एक्ट इतना स्ट्रिंजेंट था कि अगर मान लो कि आपने उल्लंघन किया तो सीधा उठा के अंदर फेंक देते थे। इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी, इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी ना कि उठा के सीधा अंदर फेंक दिया जाता था कि चलो रे, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने फॉरेन करेंसी में डील किया लेकिन हमें सूचना, इंफॉर्मेशन नहीं दी, या करेंसी लाके नहीं दी, या रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया, तुम्हें 2 साल के लिए अंदर, 4 साल के लिए अंदर। अब चाहे मुझसे गलती हो गई, गलती से गलती हो गई, तो भी नहीं छोड़ता था फेरा। तो फिर लोग डरने लगे कि यार अपन फॉरेन करेंसी में डील करेंगे, चूक भी होगी तो ये तो पकड़ के अंदर डाल देंगे। तो विदेशी मुद्राएं हमारे पास प्रॉपर तरीके से आती रहे, फॉरेन करेंसी आती रहे, तो इसको इसको मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए, ईजनेस देने के लिए, लॉ को लाइटर करने के लिए उन्होंने रेगुलेशन वर्ड को हटाया कि रेगुलेट हम नहीं करेंगे, हम मैनेज करेंगे, हम मोहब्बत से काम को बढ़ाएंगे। तो फिर वो फेरा हटकर फेमा आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया। और अब प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं पुणे में, अभी मैं पुणे में रह रहा हूं, मैं इंदौर का हूं, अगर मैं पुणे में घर खरीदता हूं तो फेमा मुझ पे लगेगा क्या? नहीं। रिक्की पॉन्टिंग है ना, रिक्की पॉन्टिंग, वो क्रिकेट विकेट नहीं खेलता, एक लड़का रिक्की पॉन्टिंग, रिटायर हो गया है, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन था कभी। वो अगर अपने गांव में, वहां पे गांव है सिडनी,
अगर रिकी पॉन्टिंग सिडनी के अंदर घर खरीदता है तो क्या फेमा लगेगा? नहीं यार, हमें क्या लेना, वो बाहर का बंदा उसके गांव में घर खरीद रहा है तो क्या मतलब। यानी कि जब भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होंगे, जब भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होंगे तो फेमा तुरंत लग जाएगा। यानी कि अगर मैं रिक्की पॉन्टिंग के गांव में घर खरीदता हूं तो फेमा लगेगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी में डील होने वाला है। मेरे रुपए थोड़ी चलेंगे। मैं क्या करूंगा, पहले डॉलर खरीदूंगा, फिर डॉलर उसके मुंह पे मारूंगा। डॉलर खरीद के देश के बाहर भेज रहा हूं, यानी कि फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है। तो फेमा को मुझे खबर देनी पड़ेगी और उसके जो नियम है उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर रिकी पॉन्टिंग दिल्ली में आके घर खरीदता है तो फेमा लगेगा, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है। और जितना फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा सरकार को मजा आएगा। बात यह नहीं है कि सरकार को मजा आएगा तो फेमा मत लगाओ, अरे फेमा लगा के रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन कंट्रोल तो रखेंगे ना। तो कैसे एनहेंस किया जाए एक्सपोर्ट को, कैसे बढ़ाई जाए मुद्राएं, कैसे प्रमोट करें, डेवलप करें, और डेवलप होने के बाद मेंटेन करके रखें एक्सपोर्ट बिजनेस को, या कोई भी ऐसा बिजनेस जिससे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता हो। तो कुछ ऐसे नियम कायदे कानून बना दिए इस छोटे से टुकड़े के लिए, और उसे कहां उठा के इकट्ठा करके रख दिया, किसी एक्ट में रख दिया, और वो एक्ट का नाम आप पढ़ते हैं फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसमें? अच्छा, इसमें क्या बताया होगा, सोचो कि साहब आपके देश के बाहर, मान लो आपके वो नहीं है, मान लो ऑस्ट्रेलिया में आपके मामा रहते हैं, वो वहां से यहाँ इंडिया में आते हैं, आपने उनको खिलाया पिलाया, सब कुछ हुआ, आपने उनको कुछ पैसे दे दिए, वो जाते जाते डॉलर दे गए, तो क्या नियम कायदे कानून एप्लीकेबल होंगे? क्योंकि बाहर का बंदा इधर आया और लेन देन अलग करेंसी में तो हो रहा है। किसी आईपीएल खेलने आते ना ये अपने जितने भी शिकारी क्या खिलाड़ी लोग, तो ये सब जब आईपीएल खेलने आते हैं तो इनको मैन ऑफ द मैच भी मिल रहा है, इनको बेस्ट कैच भी मिल रहा है, इनको वो ऑरेंज कैप भी मिल रही है, पर्पल कैप भी मिल रही है, इतने सारे पैसे इनाम जीत कर कहां लेकर जा रहे हैं? देश के बाहर लेकर जा रहे हैं। हमारा दिमाग सिर्फ एक जगह रुकता है कि इन्होंने भारत में इतना कमाया है तो फिर क्या करो, इन पे टैक्स ले लो। इनकम टैक्स के नजरिए से अलग होता है और फेमा के नजरिए से अलग चलेगा कि क्या नियमों का पालन इनको करना होगा, कौन से फॉर्म्स भरने होंगे। शिवम कुमार जी, मैंने मना किया है, कुछ भी नहीं। फॉरेन में लॉटरी जीती तो ऐश करो। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। तो अब किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, हाइड ऑन दिस चैनल। चलिए, चलिए बस, तो इतना आपको बात समझ में आ रही है कि यार ये फेमा के अंदर हम लोग देखने क्या वाले हैं, पढ़ने क्या वाले हैं। यस। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें कुछ डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशन से होकर अपन लोग निकलेंगे। पहले डेफिनेशंस देखेंगे इसके कुछ, इसके इसके क्या वो हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एक्ट के बनने के, तो वो चीज देख लेते हैं। तो मैं आपको कुछ लिखवा दूं क्या? आपका अंगूठा आएगा तो मैं मान लूंगा आप तैयार हैं लिखने के लिए। लिखना चालू करें फिर। एक मिनट। लिखे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा आर। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब आप देखो, जिधर डरे उधर पिक्चर खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर डराएगा बहुत, ये चैप्टर डराएगा बहुत। बहुत सारी जगह मैं आपको बोलूंगा कि यार इसको तो ना तुम ऐसे ही याद कर लो,
कुछ ऐसी चीजें होंगी जो जिसको शायद समझाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त जाएगा। तो फिर मैं आपको बोलूंगा यार ये पॉइंट को आप सिर्फ याद कर लो, वो छोटा सा कोई टर्म होगा तो आपको उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्योंकि अभी हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कोर बनाना है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमको फेमा में जाके अफसर बनना है। चलो। हाँ, लिखे हैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा। A. Facilitating external trade and payments. Facilitating external trade and payments. And B लिखिए, for promoting developing and maintenance of foreign exchange market in India. बस जो एक्ट ने ऑब्जेक्टिव दिए हैं दो, वो बस ये दो ऑब्जेक्टिव ही है। फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, समझ आ रहा है? मुद्रा पे ही जा रहे हैं। दूसरा, प्रमोट करो। भाई पहले प्रमोशन करेंगे, फिर डेवलपमेंट करेंगे, और डेवलप होने के बाद मेंटेन करके रखेंगे। किसको? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, भारत में, ताकि मुद्राएं, विदेशी मुद्राएं जो फॉरेन करेंसी है, वो हमारे पास बहुत सारी इकट्ठी होती जा सके। बराबर है ना बॉस? अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब स्कोप की बात कर लो जरा सा। स्कोप ये कहां कहां पर एप्लीकेबल है भारत में? तो इट अप्लाइज इन ऑल ओवर इंडिया। पहले आपको अगर पता हो, पहले जब आप पढ़ा करते थे लॉ वगैरह, तो इसमें लिखा होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर जैसा टंटा खत्म हो गया। भारत में तो ये पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है, न सिर्फ भारत में। इट ऑल्सो अप्लाइज it also applies to branches, offices and agencies outside India। भारत के बाहर की एजेंसीज पर भी एप्लीकेबल है। विच इज owned and controlled, owned or controlled by PRI। PRI मतलब PRI, PRI मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया।
क्लियर है? एनीबडी? नंबर ऑफ सर प्लीज, एनीबडी? ओके, तेरी एनीबडी यार, ये कोई मैसेज कोई कॉल मत करियो अभी पर, धीरज, क्लास के बाद करियो। अरे लिखा क्या? ओके गुड। देखो ये मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा, आपको कहानी समझ में आ रही है? देखो आज अपन सिर्फ, आज सिर्फ कहानी नहीं आज पढ़ेंगे भी, लेकिन कहानी से ही शुरू होगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान चैप्टर है भाई। फेमा, फेमा क्यों बना? फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप करना था यार, तो उसका पहले प्रमोशन किया, लोगों को समझाया कि अरे डरने की जरूरत नहीं है, आप करो। फेरा कठिन था, हम आए हैं, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, बिल्कुल प्यार से आपसे काम कराएंगे, आप बस कागज हमें देते रहना और थोड़ी बहुत फीस, वो सारी कहानियां अपन आगे समझेंगे। तो इन्होंने बड़े प्यार से मेंटेन करने के लिए इन्होंने सोचा कि फॉरेन करेंसी मार्केट को, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को बनाए और फैसिलिटेट करें एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को। इसको कहां कहां लगता है? अक्खा भारत में एप्लीकेबल होता है ये, और ये वहां भी लगता है कि फॉरेन में अगर हमारी कोई ब्रांच है, हमारी कोई ब्रांच है, देखो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, फॉरेन में हमारी कोई ब्रांच है, फॉरेन में कोई ऑफिस है, कोई एजेंसी है, और कंट्रोल कहां से हो रही है? यहां से हो रही है, तो वो नहीं, वो हम हैं, ऐसा बोल दिया फैमा ने कि तुम ज्यादा होशियार मत बनो, वहां से बैठ के धंधे कर रहे हो तो तुम ही ना, तो फिर ये तुम पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है जी, बड़ी अच्छी बात है। चलो अब प्रैक्टिकली आप सोचो, इनकम टैक्स में आपने पढ़ा है, और अभी नहीं, एक बार नहीं, सैकड़ों बार, 100 बार पढ़ा होगा कि सेज यूनिट होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट होती है। ऐसे 100% ईओयू किसी ने पढ़ा? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ये किसी ने पढ़ा? आपने, अच्छा आपने शब्द सुना ईओयू? ईओयू, 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 किसी को पता है कुछ कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है? कोई बताएगा कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे लगती है कि एक्सपोर्ट पे लगती है? सेज, हाँ, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे लगती है या एक्सपोर्ट पे लगती है? आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर हम इंपोर्ट करते हैं माल, अगर हम इंपोर्ट करते हैं, एक फोटो बनाता हूं गंदा सा यहां, मान लो कि ये है आपका चाइना, ये है अपना भारत, इंडिया, ये क्या है अपना? इंडिया है जी। चाइना, चाइना से अगर हम माल भारत में मंगा रहे हैं या किसी भी कंट्री से मंगा रहे हैं, किसी भी कंट्री से अगर हम माल मंगा रहे हैं, तो बिल वो बना के देगा, बिल वो इंडियन रुपी में तो बना के देगा नहीं, या तो वो अपनी येन में बना के देगा, या फिर वो क्या करेगा, यूएस डॉलर में बना के दे देगा। तो अगर जो भी वो बिल बना के देगा, ये जो बिल बना के देने वाला है, ये बिल हमें पे करना है, यानी कि इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है। फॉरेन करेंसी देश के बाहर भेज रहे हो तो सरकार टैक्स तो आपसे आपसे टैक्स क्यों छोड़ेगी कस्टम ड्यूटी के रूप में? मैं ड्यूटी बोल देता हूं, सरकार आपसे ड्यूटी लेके मानेगी, ठीक है? फॉरेन करेंसी का क्या कर रहे हो? आउटफ्लो, यानी कि देश के खजाने कम कर रहे हो। मुझे अगर कोई सामान इंपोर्ट करना है, उसने बोला आपको 10 यूएस डॉलर देने होंगे, तो मैं पहले अपने मनी एक्सचेंजर के पास जाऊंगा, मनी डीलर के पास जाऊंगा, जो भी ऑथोराइज्ड डीलर है फॉरेन करेंसी में, मैं उसके पास जाऊंगा, बोलूंगा भैया 10 डॉलर कितने के दिए? उससे बोला $1 इतने का, तो 10 डॉलर, मैंने कहा भैया दे दो, तो उसने मुझे 10 डॉलर दिए, मैंने 10 डॉलर बाहर भेजे और अपना सामान मंगा लिया, बराबर है ना? अब इससे हुआ क्या कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी हुआ, देश के खजाने से पैसा गया,
देश के खजाने से पैसा गया, यानी कि देश को मैं स्ट्रेंथ नहीं दे रहा हूं, देश को क्या दे रहा हूं, कमजोर करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, अब अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया माल, तो जब मैं बिल बना के दूंगा तो मैं फॉरेन करेंसी में बिल बना के दूंगा। मैंने यूएस डॉलर बना के दिया कि 1000 यूएस डॉलर का मेरा माल है जी, यानी कि अब जो बिल जाएगा तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होने वाला है। बिल जाएगा, पैसा लेकर आएगा। जैसे ही 1000 डॉलर आएंगे, सरकार झपट्टा मार लेगी फेमा दिखा के, सरकार ये 1000 यूएस डॉलर उठा के ले जाएगी, और मुझे इसके सामने इसके बराबर जो रेट चल रहा होगा वो रेट के हिसाब से मुझे क्या दे देगी सरकार, आईएनआर दे देगी, इंडियन रुपी कन्वर्ट करके। कौन देगा, ऑथराइज डीलर। या तो सरकार झपट्टा मार के ले जाएगी, नहीं तो मेरे तो पैसे ये चलने ही नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑथराइज डीलर के पास जाऊंगा, कन्वर्जन रेट से कन्वर्ट करा के पैसे लेकर आऊंगा। ऑथराइज डीलर के पास गया, वो किसका ऑथराइज है, सरकार ने ऑथराइज कर रखा है, मतलब वो सरकार के पास जमा कराएगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार के खजाने में मैंने पैसे दे दिए, मैंने पैसे पहुंचाए हैं, सरकार को ताकत मजबूत प्रदान की है मैंने एक्सपोर्ट करके। तो सरकार कहती है जा यार, तूने तो अच्छा काम किया, तुझसे क्या ही ड्यूटी लेनी। बात समझ में आ रही है? इसलिए एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री करते हैं मैक्सिमम जगह पर। बात समझ में आ रही है? एक्सपोर्ट, जितना एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाता है, तो अगर आपने कभी इनकम टैक्स में देखा होगा ना, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, EOU करके लिखा होता है, तो उसमें फिर हम आपसे 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे। अरे यार, अपन टैक्स नहीं ले रहे, लेकिन वो मतलब जितना माल बनाएगी सारा ही एक्सपोर्ट करेगी। जब वो सारा एक्सपोर्ट करेगी तो सारा पैसा उसकी सेल्स का जो पैसा होगा वो सारा का सारा फॉरेन करेंसी में आएगा। जैसे ये फॉरेन करेंसी में आएगा, वो सरकार को क्या करेगा, वो फॉरेन करेंसी सरकार को देगा, और सरकार से इंडियन रुपी ले लेगा। उसको भी मजा आ गया, टैक्स नहीं, ड्यूटी नहीं लग रही है, और यहां पर टैक्स भी नहीं लग रहा है और एक्सपोर्ट करने में ड्यूटी भी नहीं लग रही है, जिसकी नीट एंड क्लीन कमाई हो गई। और सरकार को क्या हो गया, मजबूती मिल गई कि यार फॉरेन करेंसी आई है देश में। लेकिन अगर वो पैसे छुपा लिया या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन की, सर रुको ना, अभी मुझे वापस करनी है करेंसी, मुझे रॉ मटेरियल भी विदेश से खरीदना है, तो आपको दे दूंगा, रुक जाओ अभी मैं परचेज कर लूं। तो फैमा ने बोला एक काम कर, हमारा एक्ट पढ़ ले, नियम जो कहेंगे वैसे कर लेना। उससे बोला अच्छा सर ठीक है, मैं पहले एक्ट पढ़ लेता हूं। तो हम भी एक्ट पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या आपको समझ में आ रहा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि फॉरेन करेंसी, ये एक फैक्टर है, लेकिन ये बहुत मजबूत फैक्टर है, सबसे मजबूत फैक्टर है कि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो करके दे रहे हो, देश को ताकत दे रहे हो, देश को मजबूती प्रदान कर रहे हो, तो फिर आपकी ड्यूटी वो छोड़ देते हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है कि यार मैं किधर भी बेचूंगा तो टैक्स लगेगा, इधर से एक्सपोर्ट पे तो ड्यूटी नहीं है यार। फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो अपन सरकार को करके दे, अपन को मतलब क्या, फॉरेन करेंसी को चाटेंगे क्या डॉलर को? इतना उसमें स्वाद होता है ना, उसकी इतनी अच्छी खुशबू की महक में पागल हो जाए हम, हमें तो उसके बदले आईएनआर चाहिए, क्योंकि उससे उससे पैसे से हम, भारतीय पैसे से तो अपन कुछ भी खरीद सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा ये कहानी समझ में आ गई जी आपको? तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये मैं फेरा हटा रहा हूं, अंगूठा दे दे, आपको समझ में आ रहा है क्या? अंगूठा बनता है रे दादा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अरे वाह, बहुत बढ़िया, महक आदे अध्ययन, दिलीप जी, सौंदर्य जी, समथिंग डिफरेंट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस तो देखो हर एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है, तो सेक्शन 2 में यहां पर भी है।
और हर एक्ट में ढेर सारी डेफिनेशंस होती है, तो ढेर सारी डेफिनेशंस यहां पर भी हैं। हर एक्ट में ढेर सारी डेफिनेशन में से कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हर इस एक्ट में भी ढेर सारी डेफिनेशंस में से कुछ इंपॉर्टेंट है, और वो कुछ में से कुछ मैंने आपको कुछ में से बहुत कुछ, यानी कि मैक्सिमम एक आध शायद नहीं ली है, आपको नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। तो नोट्स आपके पास हैं बच्चे लोग के पास, आप क्या करें नोट्स, अच्छा नोट्स को अभी खोलना नहीं है, देखना नहीं है, क्योंकि फिर आपका ध्यान उधर जाएगा, तंग करोगे आप क्या करो कि मैं यहां लिखता हूं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पहला, अरे डेफिनेशंस, डेफिनेशन में फर्स्ट जो जैसे हमने अपने नोट्स में लिए मैं वैसे ले रहा हूं, है ना। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पीआरआई, पीआरआई मतलब क्या, पर्सन, आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इनकम टैक्स में भी आपने पढ़ा है, इनकम टैक्स में पढ़ा है ना, कि जो पिछले साल 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा हो वो का वही प्रोविजन, भगवान कसम टेंशन ही नहीं लड़ी। जबरदस्ती डरते हैं लोग यार, जबरन ऐ वही, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही बात, क्यों घबराते हैं। देखो, अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया, साथ साथ लिखना, अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया for more than 182 days, कब कब during the course of preceding financial year, during preceding financial year, during preceding financial year। फिर इसमें थोड़ा सा गंद फैलाया इन्होंने, थोड़ा सा गंद फैलाया, बट डज नॉट इंक्लूड, यहां तक लिख लो, फिर अपन बात करते हैं। यहां तक लिख लो, फिर बात करते हैं। यहां तक लिख लेंगे तो एक अल्फाबेट आपको टाइप करना है, जी, हो गया, सिर्फ जी टाइप करना है, किसी एक का भी जी आ गया मैं मान लूंगा कि आपने लिख दिया। ध्यान से सुनना, जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सुने, आगे बढ़ते हैं। सर जी पीआरआई का सबसेक्शन कौन सा, अरे यार तुम इसका है 2V, 2V। अरे सब नोट्स में सब कुछ है दिया हुआ, अभी सिर्फ अपन समझने की दृष्टि से बात कर रहे हैं बेटा। चलिए, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ध्यान से सुनना, कुर्सी हट गई है अब। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या, ऐसा कोई भी बंदा जो ठीक मतलब जैसे आज आज अपन बात कर रहे हैं कि यार आज मेरा रेसिडेंट स्टेटस क्या होगा, तो पिछले दिन क्या मैं 182 दिन भारत में रहा था, हाँ रहा था, तो फिर मैं क्या हो गया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। लेकिन इसमें वो लोग शामिल नहीं होंगे जो भारत के बाहर गए हैं, यानी मान लो मैं इस साल भारत के बाहर जा रहा हूं तो मुझे शामिल नहीं करेंगे, नहीं नहीं रुको तो सही, किस लिए गए हैं, तीन काम में से किसी भी एक काम के लिए अगर भारत के बाहर गए हैं तो फिर उसे
पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में नहीं काउंट किया जाएगा इस साल के लिए। बड़े ध्यान से समझना। देखो लोग कहते हैं कि ये टफ है, ये टफ नहीं है, ये उन लोगों के लिए टफ है जो ध्यान से नहीं सुनते हैं। देखो सीए फाइनल वाले बच्चे छोड़ के क्यों जाते थे, ध्यान से नहीं सुनते होंगे। तुम लोग ध्यान से सुनोगे, इससे आसान कुछ नहीं है यार। अगर मान लो सबसे पहली प्री कंडीशन क्या है कि पिछले साल देखो कि 182 दिन भारत में था। हाँ भैया भारत में था। अच्छा अब देखो भारत में ही है इस साल भी। हाँ भारत में ही है, बड़ी अच्छी बात है, भारत छोड़ के नहीं गया है, तो तुम क्या हो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो। लेकिन बात है कि नहीं इस साल भारत छोड़ के जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, सवाल है क्यों जा रहा है। क्या नौकरी करने के लिए जा रहा है? इसका मतलब भारत में वापस नहीं आने वाला है। अरे भाई आपके अंदर से ऐसी आवाज आनी चाहिए कि यार ये जा तो रहा है, आने की कोई चांसेस ही नहीं है। अगर भारत के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, भारत के बाहर बिजनेस करने के लिए जा रहा है, भारत के बाहर वोकेशन आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट गाने गुने बजाने जा रहा है, क्या पता वापस कब आएगा। कोई बिजनेस वोकेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, किसी भी ऐसे काम के लिए जा रहा है जिससे ऐसा लगता हो कि यार उसने वापस नहीं आना, अगर ऐसा है तो चाहे वो पिछले साल 182 दिन रहा हो तो भी वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा। फिर से सुने, फिर से सुने, फिर से सुने। एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कब माना जाएगा? तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि पिछले साल वो भारत में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा है। हाँ रहा है। भारत के बाहर तो नहीं जा रहा है, नहीं नहीं भारत के बाहर नहीं जा रहा है, तो फिर वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, बात खत्म हो गई। सर वो भारत के बाहर जा रहा है, अच्छा जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? सर घूमने जा रहा है। अरे घूमने जा रहा है तो वापस आ जाएगा, वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। भारत के बाहर क्यों जा रहा है? सर वो उसके पापा का इलाज कराने ले जा रहा है। अच्छा इलाज कराने ले जा रहा है, परमानेंट के हिसाब से नहीं जा रहा है, आ जाएगा यार, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। देखो ध्यान से सुनो, यहां पर मिस्टर ए 182 डेज, 182 डेज बोलते ही नहीं अपन, 210 दिन बोल देते हैं, ताकि दिमाग क्यों लगाएं कि 182 डेज और मोर। 210 दिन प्रीवियस ईयर में यहां पर था, है ना। अब वो जा रहा है फॉरेन, किसी भी कंट्री में जा रहा है, वो किसी भी कंट्री में जा रहा है, वो किसी भी देश में जा रहा है, हमारे देश के बाहर वो किसी भी देश में जा रहा है। तो अब क्या देखेंगे कि वो क्यों जा रहा है? सर वो जा रहा है ट्रैवल करने, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे कि उसका स्टेटस क्या होगा? वो पर्सन इस साल के लिए, अरे यार चलना पेन प्लीज ऐसे मत कर, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। वो ट्रैवल के लिए जा रहा है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगा, अच्छी बात है, क्योंकि पिछले साल वो 210 दिन था, तो इस साल का अपन स्टेटस देख रहे हैं। नहीं सर वो हनीमून करने जा रहा है, शादी हो गई उसकी, हनी मून के लिए जा रहा है, तो भी वो पर्सनल रेसिडेंट इन इंडिया, हनीमून करके वापस भी तो आएगा ना, परमानेंट। मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमेशा के लिए जा रहा है, नहीं 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 लग रहा सर, आएगा आएगा। अच्छा सर ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, तो भी पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। सर वो जा रहा है बिजनेस के लिए, या फिर सर वो जा रहा है वोकेशन के लिए, वैकेशन नहीं वोकेशन, वोकेशन के लिए, है ना, कोई कला है उसमें, तो उसके लिए वो बाहर जा रहा है, या फिर वो जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये तीनों से देख के क्या समझ में आ रहा है? धंधा सेट हो गया तो नहीं आने वाला, और धंधा सेट हो गया तो भाई पहले बंदा धंधा स्टार्ट करता है, फिर उसके जहन में रहता है कि अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, तब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, और उसके बाद
उसका सेटलमेंट उधर हो जाता है, ऐसा लॉ मान के चलता है। खराब हो गया धंधा, वापस आ गया बंदा, वो बात अलग है। लेकिन मान के क्या चलता है, फेमा फेमा कहता है कि यार बिजनेस वोकेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, तो चाहे वो पिछले साल 182 दिन से, अरे खड्डे में गया वो 182 दिन वाला, जिस दिन यहां से वो चला गया ना विदेश, उसी दिन से वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाएगा, या यूं कहें कि वो PRI नहीं है। वो PRI की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। एक आखिरी बार फिर से सुनना, डेफिनेशन क्या कह रही है कि साहब जो पिछले साल 182 दिन या उससे ज्यादा, अरे मैं तो पूरे साल इधर ही था, तो तुम ना फिर वो हो गए कि क्या हो गया, मैं तुम वो हो गए, क्या नाम है तुम्हारा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तुम इस साल देश के बाहर बाहर तो नहीं जा रहे हो? नहीं नहीं जा रहा हूं, बट घूम के आऊंगा। इस बार सोच रहा हूं बैंकॉक जाऊंगा, रशिया जाऊंगा, मैंने जाना है श्रीलंका जाना है। तो किधर भी जाना है अच्छी बात है, जाके वापस आ जाना हो, ठीक है। तो मैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मैं पिछले साल 182 दिन से ज्यादा भारत में था, लेकिन पापा के ट्रीटमेंट के लिए, मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए, चाचा के ट्रीटमेंट के लिए मैंने अमेरिका जाके आना है। अच्छा जाके आ, बड़े आराम से घूम के आना हो। यार मेरी शादी हुई है, मैंने हनीमून मनाने जाना है, अरे बड़े अच्छे से मना के आइयो हो। ट्रैवल का शौक है, ओ यार करना अपने शौक पूरे करके वापस आ जाइयो हो। लेकिन मैं बिजनेस के लिए, भाई तेरा कोई भरोसा नहीं। मैं नौकरी के लिए जा रहा हूं, तेरा कोई भरोसा नहीं। वोकेशन के लिए कोई भरोसा नहीं है। तो कोई भी ऐसा काम जिससे ऐसा लगता हो कि उसका इंटेंट वापस लौटने का कम है, वो कहता है ना वापस कब आओगे यार, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते तो तुम PRI नहीं हो। सीन समझ में आ रहा है? यस, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, ये डेफिनेशन देखो। अभी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है बहुत कुछ। मिठाई लायो, वॉच लाए मिठाई। मैं प्रमोद को बोला हूँ, मैंने कहा भाई पार्टी चाहिए, मामा बने हो तुम। हाँ रात को वो वाइट रसगुल्ला। चलो, भी चलो ठीक है। हाँ हाँ बाय। ओके। तो बॉस आपको ये, सॉरी, अब मैं आपको ये 3 बातें लिखवा दूं। डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन, पर्सन, पर्सन गॉन, हैज गॉन। लिख लें साथ साथ आप लोग। पर्सन हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, person has gone out of India, person has gone out of India for, 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 ABC करके लिख देता हूं, A, A, फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं है ना, क्योंकि आपको मैंने दे दिया है फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, B, बिजनेस और वोकेशन, आउटसाइड इंडिया, C, एनी अदर पर्पस, पर्पस किसी और काम के लिए जा रहा है जो इंडिकेट करता है हिज इंटेंशन, किसी और पर्पस के लिए जा रहा है जो इंडिकेट करता है उसकी इंटेंशन टू स्टे
टू स्टे आउटसाइड इंडिया, टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन, अरे यार ये पेन नहीं चल बंद होना चाहिए, अनसर्टेन पीरियड, फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, ये भी आपकी डेफिनेशन चालू है। ये आप लिख लेंगे तो फिर आप जो हैं मुझे बताएंगे कि आपने लिख लिया है, अंगूठा खड़ा करके, अंगूठा नहीं, आप लिखेंगे डन, DONE, डन। दर्शन जैन जी, बहुत बढ़िया दर्शन। हाँ अभिलाष बिल्कुल परमानेंट जा रहा है, डन, बहुत बढ़िया, डन। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? अरे यार वो कहाँ गया पेन? हाँ, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना मेरे जिगर के छल्लों, हम ये पढ़ रहे हैं डज नॉट इंक्लूड। ओके, अरे वाह, आपकी तो डंडन हो चुकी है यार, आपकी तो डन डनाडन हो चुकी है। अच्छा, अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है सर। अब्रोड में पढ़ने जाने से, PRO बनने से क्या है क्या? हाँ, देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। अभिलाष अभी थोड़ा सा देर और, ये डेफिनेशन एक बार कंप्लीट हो जाए यार, एक बार बच्चे डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए, डाउट्स अपन बाद में, क्योंकि किसी एक बच्चे ने एक डाउट पूछा था, मैंने उसको थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया, मैं उसको बाद में ऐड करूंगा। मैंने स्टार्ट नहीं किया उससे पहले, उससे बोला लॉटरी वॉटरी ये वो सब, तो जब मैं मना कर दूं थोड़ी देर के लिए तो प्लीज एक बार खत्म करो, मैंने कभी किसी के डाउट छोड़े हैं क्या? चलिए, तो डेफिनेशन एक बार देखो। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्या कह रहा है कि भाई साहब, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कौन बंदा होगा? जो पिछले साल भारत में रहा, वो पर्सन, वो आज की डेट में हमारे लिए, फेमा के लिए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। लेकिन इसमें वो लोग शामिल नहीं होंगे जो भारत में चाहे 182 दिन पिछले साल रह चुके हों और इस साल देश के बाहर जा रहे हों। किस लिए जा रहे हैं बाहर? देश के नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, वोकेशन के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जो इंडिकेट करता हो उसका इंटेंशन वापसी का नहीं है, तो फिर इन लोगों को भी इन लोगों को फिर PRI में शामिल नहीं किया जाएगा। और उन लोगों को भी PRI में शामिल नहीं किया जाएगा जो, ध्यान से सुनना, पिक्चर अभी बाकी है। रिकी पॉन्टिंग देश के बाहर का रहने वाला है। रिकी पॉन्टिंग कहां का रहने वाला है यार? आउट ऑफ इंडिया। बेन स्टोक्स, बेन स्टोक तो हमारी पहली पसंद होती है यार, बेन स्टोक पंजाबियों को बहुत पसंद है। कुछ भी बात होती है ना, हम बेन स्टोक का नाम बहुत लेते हैं। कुछ भी बात, जैसे कुछ खराब हो जाए, ओ बेन स्ट्रोक हो गया। चलो ध्यान से सुनना, हाँ इंग्लैंड का कैप्टन है जी वो, बिल्कुल। सुने, अगर कोई भारत के बाहर का बंदा, कोई अंग्रेज विंग्रेज जो भी होता है ना, कोई भारत, हाँ ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड, रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया वाला है, बहुत बढ़िया। कोई भारत के बाहर का बंदा भारत में आता है, कोई भारत के बाहर का बंदा भारत में आता है, ये 3 काम को छोड़कर किसी भी काम के लिए उसे भी PRI नहीं मानेंगे। क्या होता है ये? अरुण शर्मा कौन है? क्या होता है ये मतलब? फिर से सुने, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, अरे भाई फिर से सुनो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन में सबसे पहले उसने एक लाइन में डेफिनेशन खत्म कर दी कि यार पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया वो मानेंगे हम जो पिछले साल 182 दिन रह लिया ना भारत में, वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है।
लेकिन इसमें वो लोग शामिल नहीं होंगे, तो उसने नहीं शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट दी। और उसमें क्या बोला कि ऐसा कोई भी आदमी जो देश के बाहर जा रहा है परमानेंट हिसाब से, तो उसने इसने पॉइंट्स रख दिए कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, या बिजनेस ओकेशन के लिए जा रहा है, या किसी अन्य काम धंधे के लिए जा रहा है, सोच कुछ भी उसके दिमाग में है जिससे वापसी की उसकी संभावना नहीं है, वापसी की कोई उसकी संभावना नहीं है। तो एक बात तो ये खत्म हुई। इसमें और कौन शामिल नहीं है? इसमें और वो लोग भी शामिल नहीं है जो भारत के बाहर के लोग हैं, जो भारत के बाहर के लोग हैं वो भी इसमें शामिल नहीं है। रिकी पॉन्टिंग हो गया, ये हो गया, वो जो भी इतने सारे क्रिकेटर हैं, सारे क्रिकेटर, कोई भी क्रिकेटर है इधर आते हैं। अगर इधर आ रहे हैं इन तीनों के अलावा, यानी कि अगर भारत में कोई आ रहा है लंबे समय बसने के लिए, तब तो वो पीआरआई मान लिया जाएगा ना। कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? ओहो। अरुण, आपका मुझे डाउट समझ नहीं आ रहा। आप क्या, आपको क्या पूछना है? आप क्या होता है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। कौन है आप, कहाँ से आए हैं, क्या पूछ रहे हैं, भगवान जाने। अच्छा, कितने लोगों को ये जो मैंने सेकंड टुकड़ा बोला वो समझ में आ रहा है? सर आपकी एक्टिंग स्किल काफी अच्छी है। अरे वाह यार, थैंक यू अरुण जी। अंडरस्टूड। अरुण शर्मा, ब्रेनस्टॉर्म जैसा बोला कुछ, पूछा सर आप पंजाबी बोलते हो? अच्छा, अंडरस्टूड। नो सर क्लियर, नो सर क्लियर है। अच्छा क्लियर है बोल रहे हो, नो सर से स्टार्ट क्यों करते हो यार? अरे यार के चलो, मतलब अब मैं इसको आगे लिखवा दूं, डेफिनेशन को पूरा आप लिखें। इसको अपन पार्ट ए बोल देते हैं, क्योंकि इस जो है एक्ट में इसको ए बोला है, कैपिटल वाला ए, और इसको अपन कैपिटल वाला बी बोल देते हैं, कैपिटल वाला बी। साथ साथ लिखेंगे अ पर्सन हु हैज कम टू इंडिया, अ पर्सन हु हैज come to India, come to India or stays in India otherwise than, otherwise than, otherwise than। तो अब ये क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया की जगह क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हो जाएगा ए। अरे यार ये तो कलर बदल गया। एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बी, बिजनेस और वोकेशन इन इंडिया सी, फॉर एनी अदर पर्पस, फॉर एनी अदर पर्पस, ऊपर से कॉपी करना भाई, मेरा पेन थोड़ा सा डैमेज है। फॉर एनी अदर पर्पस जो इंडिकेट करता हो, विच इंडिकेट्स, यानी कि सेम सेम चल रहा है, टू स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। ये आपके डेफिनेशन, पीआरआई की डेफिनेशन का पहला क्लॉज चल रहा है। लिखा क्या? मुझे क्लियर आई, क्लियर है? नो सर क्लियर है। ओके ओके, गुड गुड। ओके सुनो, मुझे नहीं लगता कि इस डेफिनेशन को मुझे रिपीट करने की जरूरत है ना? नहीं है ना? चलो देखो, डेफिनेशन क्या कह रही है, पिछले साल 182 दिन भारत में रहे, हाँ रहे। भारत के बाहर जा रहे हो, नहीं जा रहे, तो तुम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पहला केस खत्म। दूसरा केस, पिछले साल भारत में 182 दिन या उससे ज्यादा रहे, हाँ रहे, तो इस साल अपन क्या देखेंगे, भारत के बाहर जा रहे हो क्या? भारत के बाहर हाँ जा तो रहे। किस लिए जा रहे हो? घूमने जा रहा हूँ, ट्रैवल करने जा रहा हूँ, इलाज कराने जा रहा हूँ, हनीमून पे जा रहा हूँ, और किस लिए जा रहा हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब हो गया।
मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूं तो अटेंड करके वापस आ जाएगा जी। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर अगर मीटिंग अटेंड करके वापस आने वाला है तो हमेशा के लिए नहीं जा रहा है, चलो मतलब एक टाइम पास करके आ जाएगा। लेकिन अगर वो हमेशा के लिए जाने जैसा लग रहा है, नौकरी पे जा रहा है या फिर धंधा वोकेशन कुछ ऐसे के लिए जा रहा है या किसी ऐसे काम के लिए जा रहा है कि भाई इसकी वापसी की संभावना नहीं है, तो फिर इस केस में इसे पीआरआई नहीं मानेंगे। अगर कोई भारत के बाहर का बंदा है वो भारत में आता है और अगर इन तीनों के अलावा किसी भी काम के लिए आता है तो फिर उसे भी पीआरआई नहीं मानेंगे। इसका ओके, बहुत बढ़िया। अब ये अच्छा, ये क्या था, पॉइंट वन था, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन अभी चालू है। इसका पहला पॉइंट क्लियर हो गया है, पहले पॉइंट में ये सारी कहानी थी। पॉइंट नंबर टू देखते हैं। अब तो खत्म हो गया समझो आप। क्लॉज टू इसका क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। इसका क्लॉज टू क्या कह रहा है, यार पेन मोटा करना हो तो क्या करते हैं। इसका क्लॉज टू क्या कह रहा है, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि कंपनी की बात कर लो यार सीधा सीधा, इनकॉर्पोरेट इन इंडिया। भारत में अगर कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, खत्म। देखो कितना छोटा सा था, साथ साथ लिखते जाएंगे, मैं समान के चल रहा हूं। थर्ड, थर्ड, भारत में इंडिया में कोई भी ऑफिस है, एनी ऑफिस, एनी ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी, कोई भी ऑफिस ब्रांच या एजेंसी कहां है, इंडिया में है, जबकि ओन्ड और कंट्रोल कहां से है, आउटसाइड इंडिया से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी क्या होगा, ये ऑफिस, ये ब्रांच या कोई एजेंसी अगर भारत में, वो कहते हैं ना प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में है, तो ये तो इसका स्टेटस तो पीआरआई हो गया, चाहे कंट्रोल भारत के बाहर से हो रहा हो, कोई वांदा नहीं है। कितना आसान है, तीसरी बात हो गई। चौथी बात, ये तो और आसान है, ये तो दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है। आप देखना, आपको देखना, आप खुद देखो तो पता चलेगा। आपको ऐसा लगेगा मैं बोल रहा हूं, लेकिन जब आप खुद देखेंगे ना तो आपको लगेगा सच में तो बहुत आसान है। ये देखो हो रहा है। चलो, एनी ऑफिस, पेन चल यार, पेन चल, बहुत जरूरी है आज तेरा काम। एनी ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी आउटसाइड इंडिया, लेकिन कंट्रोल यहां से हो रहा है। और क्या हराम खोल लोगे यार, ओवंड, ओवंड और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बस ये चार क्राइटेरिया से पांचवा कुछ नहीं, डेफिनेशन खत्म होगी। कितना आसान है, लिखो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, आप लिख लो जी। मैंने भेजा तो था, आप लिख लो। मैं एक, डन, अरे बहुत बढ़िया। आप इस डेफिनेशन को एक बार गो थ्रू कर लो। मैं कहां से जाऊंगा, यहां से, यहां से, अरे नो कनेक्शन, कैसे चालू होगा वाईफाई।
लिख लिया आपने? मेल मेल मेल, ये रहा। चलिए, तो मेल कहाँ है? मेल 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 कहाँ है? अरे यार, मैंने दिया तो है इंटरनेट, फिर काहे नहीं खुल रहा है? चलिए, तो ये डेफिनेशन में अपन को क्या चीज समझ में आ रहा है यार, कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्या होगा? तो अपन इंडिविजुअल्स के लिए उन्होंने पहले पहले पॉइंट में उसने सब कुछ कवर किया। पहले पॉइंट में क्या बोला कि यार भाई साहब 182 दिन से ज्यादा है, और तो आप पर्सन रेसिडेंट पिछले साल 182 दिन से ज्यादा हो तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा समय के लिए कहाँ जा रहे हो, देश के बाहर जा रहे हो, सॉरी, अगर बहुत ज्यादा समय के लिए आप क्या कर रहे हो, देश के बाहर जा रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वापस आने की संभावना है, हाँ है, तो कोई चक्कर नहीं है, आप जा सकते हो। अरे यार, यहाँ से क्या हो रहा है? आ क्यों नहीं रहा है? अभी कनेक्ट भी किया हूँ, भेजा नहीं हूँ क्या? ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, आ गया, देखो देखो आया। हाँ, और दूसरा क्या है कि अच्छा, या तो अच्छा प्रैक्टिकली सोचो कि अगर रिकी पॉन्टिंग है, रिकी पॉन्टिंग यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर रहा पूरे साल, पिछले साल 182 दिन या उससे ज्यादा यहाँ रहा, ठीक है। उसका पहले क्रिकेट का टूर चल रहा, मान लो कि पहले वर्ल्ड कप चल रहा था, उसके बाद फिर आईपीएल के लिए रुक गया, फिर उसके बाद किसी कारण से वो इतने सारे दिन यहाँ पर वो रुक गया। एक सेकंड बस ना, अब मैं इसको बंद कैसे करूं? कहाँ गया? चल, ये डेफिनेशन हो गई जी, ये नोट्स हो गए आपके, दिख रहे हैं? इस बार सुंदर है ना, मैंने डेफिनेशन बहुत, मैंने इसके ऊपर काम किया था। चलिए, ओके। एनी पर्सन हु हैज कम टू और स्टेज इन इंडिया अदरवाइज देन फॉर और ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और कैरिंग, चलो ये डेफिनेशन तो मैंने आपको पूरी लिखा दी है। ये डेफिनेशन क्लियर है आपको अच्छे से? चलो जी, बहुत अच्छी बात है जी, डेफिनेशन क्लियर है तो आओ फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़ना है। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन तयशुदा है, पूछा ही जाना है। जैसे फॉरेन कंपनी वाला था ना, ऐसे ही अभी है। एक डेफिनेशन पे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपको दिख रहा है मेरे ख्याल से, पूरी स्क्रीन पे कर देता हूं। ये लो, मैंने इसके फॉन्ट भी बड़े किए हैं ताकि आप इसको ठीक से पढ़ पाए। मैं आपको दे रहा हूं समय कितना, कितना समय दे रहा हूं मैं आपको? 2 मिनट का समय दे रहा हूं। क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लें, क्योंकि मैंने रीड करना शुरू किया तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद रीड करें, खुद समझें, उसके बाद अपन बात करेंगे। क्वेश्चन में क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं, ऐसा हुआ है कि सर, वैसा हुआ है कि सर, जो है बस इतना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किसी से पूछते हो क्या आप कि ऐसा है कि वैसा है? अपने विवेक से आंसर देना है। यहां पर पूछा है 2020-21 और 21-22 में इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ, तो आपको बताना है, आपको बताना है कि 2021 और 2022 में इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। आपको ईयर के साथ लिखना है, जल्दबाजी नहीं मचाना है। मैं आपसे पूछते नहीं बैठूंगा कि ये कौन से साल का आपने आंसर दिया, ठीक है? आपको बड़े बराबर से तरीके से देख के करना है। फिर वही बात,
बेटा आपको समझ ही नहीं आती है यार, आप करो अपने हिसाब से। आपसे 2 साल का पूछा है तो 2 साल का आप बताओ कि 20-21 में पीआरआई है कि नहीं है, 21-22 में पीआरआई है कि नहीं है। 20-21 में पीआरआई है। वैदिक बोलते हैं ही इज नॉट पीआरआई इन बोथ ईयर्स। एंड कूल कविता कह रही है 20-21 में पीआरआई है, बाकी लोग भी करें, ट्राई करें। देखो गलत जवाब हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है, जितनी बेइज्जतियां करानी है यही करानी है, बाहर जाके नहीं करानी है अपन को। नॉट पीआरआई इन 2021 नेमिका, पीआरआई इन 21-22 ओके। हर्षिता कह रही है 20-21 में पीआरआई नहीं है लेकिन बाद में है। दोनों ईयर में पीआरआई नहीं होगा, नीतू कहती है 2021 में होगा। अच्छा चलिए, अब मुझे सिर्फ आप अंगूठा दे देना कि मैं डिस्कस करता हूं उसको, आपने सिर्फ अंगूठा देना है, आपने सिर्फ अंगूठा देना है, अपन इसको डिस्कस करेंगे। ओके चलो, ओके दर्शन भाई, यस सौंदर्य जी, अभिलाष, ओके 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 ओके, अरुण भाई, अरुण भाई, चलता है। चलो देखो इस केस में, अच्छा पहले डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर पिछले साल 182 दिन, अब प्लीज आपके कमेंट्स ना आए, है ना भाई, पिछले साल अगर 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा तो वो रेसिडेंट है, लेकिन इसमें ये लोग शामिल नहीं होंगे अगर ये किस चीज के लिए भारत के बाहर जा रहे हैं, किस चीज के लिए भारत के बाहर जा रहे हैं, इसको शामिल नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? यस यस, ध्यान से सुनो, 182 दिन को इग्नोर कर दिया जाएगा अगर ये भारत के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। 100 पिछले साल 182 दिन रहे तो क्या बोल रहे हैं कि इस डेफिनेशन पे फिर से आओ यार, डेफिनेशन पे फिर से आओ। डेफिनेशन में क्या बोला कि पिछले साल अगर 182 दिन भारत में रहा तो वो रेसिडेंट है, लेकिन इसमें वो लोग शामिल नहीं है जो भारत के बाहर ये सारे काम के लिए जा रहे हैं, भारत के बाहर ये सारे काम के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर वो पिछले साल 182 दिन रहा भी तो वो खड्डे में गया, वो इग्नोर कर देंगे, 182 डेज को इग्नोर कर देंगे अगर वो भारत के बाहर किस लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, या फिर इसके लिए जा रहा है, या फिर इसके लिए जा रहा है, तो पिछले वो उसको इग्नोर कर देंगे अपन 182 डेज को। क्लियर है क्या? यानी कि 182 डेज का कोई लेना देना नहीं है अगर कोई भारत के बाहर जा रहा है लंबे समय के लिए। 182 डेज का कोई लेना देना नहीं है अगर कोई भारत के अंदर आ रहा है बिजनेस के लिए, वोकेशन के लिए, या फिर किसी चीज के लिए। 182 डेज का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है क्या? 182 डेज का कोई लेना देना नहीं होगा अगर कोई भारत के बाहर जा रहा है या भारत के अंदर आ रहा है, ये तीन काम के लिए, तो 182 डेज का कोई लेना देना नहीं होगा। जवाब समझ में आ रहा है? जो कह रहे हैं नॉन रेसिडेंट है। आप 182 दिन को आधार मानकर आंसर कर रहे हो क्या? ओ पीआरओ स्लोनी, स्लोनी, अध्ययन अध्ययन ठीक बोल रहे हैं, बहुत प्यारा है, बहुत एन प्यारा है।
क्लियर महक, क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? देखो, मिस्टर एक्स हैड रिसाइडेड इन इंडिया, पिछले साल 182 दिन से कम रहा, कोई चक्कर नहीं है। हम क्या कह रहे हो, पीआरआई है। ही हैड कम टू इंडिया 1 अप्रैल 2020 फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस, बिजनेस के लिए आया, तो पिछले साल से हमें क्या ही लेना यार। कोई बंदा अगर व्यापार करने के लिए आया है भारत में, तो पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है, ये मान के चला जाएगा कि लंबा रहने वाला है, चाहे 6 महीने में भाग जाए, लेकिन वो 6 महीने के लिए तो पीआरआई ही स्टेटस होगा उसका। बोथ आर नॉट पीआरआई। क्लियर सर? अरे गधे, कहां से क्लियर सर? नॉट पीआरआई कहां? पीआरआई दिख तो रहा है यहां। क्लियर क्या हो गया आपको? बहुत नोट, नोट पीआरआई क्लियर। अरे क्लियर क्या हुआ? ये तो गलत क्लियर हुआ तुम्हें। सुनते हो नहीं, टाइप करने पहले बैठ जाते, इसलिए तो कह रहा हूं लिखो मत कुछ। भाई वो डेफिनेशन क्या कह रही है यार? डेफिनेशन क्या कह रही है कि प्रीवियस ईयर, ध्यान से देखना, अभी प्रीवियस ईयर में 182 डेज को इग्नोर कर देंगे। अगर कोई बंदा कम्स टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन और अनसर्टेन पीरियड, तो फिर 182 डेज को अब देखेंगे ही नहीं। डेफिनेशन यही बोल रही है कि, डेफिनेशन क्या करिए, 182 दिन भारत में रहा तो वो ये है, लेकिन इसमें वो लोग शामिल नहीं होंगे जो इतने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं या इसके अलावा। तो बात समझ में आ रही है? निष्ठा प्रजापति, एच 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 एच, हु इज निष्ठा? ओ भाई ये क्या, ऐसे मत करो भाई। क्लियर है क्या? यहां पर ये आ रहा है बिजनेस के, बिजनेस करने आया है 2020 में, तो 2020-21 का स्टेटस क्या होगा? 2020-21 का स्टेटस क्या होगा भाई, जल्दी से बताओ। 2020 और 21 का स्टेटस क्या होगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। निशिता, आप कौन हो भाई? मैं आपको यहां से बाहर कर दूंगा भाई, ऐसे मत करो आप प्लीज। क्लियर है? अच्छा, अब सेकंड ईयर का देखो, अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से देखना आगे। पीआर है, ही इंटेंड्स टू लीव बिजनेस ऑन 30 अप्रैल 2021। उससे सोचा कि मैं अब ये धंधा छोड़ देता हूं, और वो 30 जून 2021 को देश छोड़कर चला गया। वो 30 जून 2021 को, वो 30 जून 2021 को देश छोड़कर चला गया। इसको क्या करें, हाइड। तीस जून 2021 को देश छोड़कर चला गया है वो। लेकिन सवाल देखो, देखो जो पिछली बार पीआर आई था, पिछले पूरे साल यहां रहा, ध्यान से सुनना, कहां गया ये, 2020-21 में पूरे साल यहां रहा, यानी कि अब वो 182 दिन पिछले साल, इसके लिए जब काउंट करेंगे तो क्या देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज और मोर इंडिया में था, यानी कि पिछले साल वो क्या था, पीआरआई था, है ना। अब देश के बाहर जा रहा है, ध्यान से सुनो, अब ये बंदा देश के बाहर जा रहा है, लीव इंडिया ऑन 30th जून 2021। तो यहां पे बताया है क्या कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, या बिजनेस के लिए जा रहा है, या वोकेशन के लिए जा रहा है, या फिर किसी ऐसे काम के लिए जा रहा है जो वो है, क्या होता है, या किसी ऐसे काम के लिए जा रहा है जो
अनसर्टेन पीरियड है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। जब कुछ नहीं कहा तो इस साल भी ये पीआरआई होगा। भाई जब ये तय हो जाएगा 1 जुलाई को कि ये गया क्यों है, तो फिर उस तारीख से वो पीआरओआई, लेकिन अभी तक तो हम पीआरआई ही मान के चलेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया क्या बॉस? थम्स अप कर दो जिसको 1 क्लियर हुआ। ऐसा क्लियर नहीं होना चाहिए, यस सर बिल्कुल समझ में आ गया, दोनों नॉट पीआरआई। दोनों केस में पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है ये। 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। वो ओह ये हंस रहे हो साले, गलत गलत समझ के बोलते हो। यस सर ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। ओके गुड गुड गुड। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं दे रहा हूं 2 मिनट, एक बार फिर से बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसको। सर ही केम टू इंडिया फॉर बिजनेस इन करंट ईयर को देखना चाहिए क्या? तो बेटा और क्या देख रहे हैं अपन? इवन इफ ही डिड नॉट रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। यस 182 डेज का कोई लेना देना नहीं है। 182 डेज का कैलकुलेशन, अरे कहाँ चली गई? चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको मैं। भाई अगर ज्यादा आपको कंफ्यूजन, एक्सट्रीम कंफ्यूजन हो ना, तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी मैसेज डाल सकते हो। विदित कहते हैं पर्सन रेसिडेंट ऑन इंडिया पीआरआई फॉर बोथ ईयर्स। हर्षिता विमुला क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें बाकी लोग। पीआरआई फॉर बोथ ईयर्स। पीआरआई नॉट पीआरआई, नॉट पीआरआई, बहुत बढ़िया। देखो चलो करो करो, बाकी लोग आंसर करो। अरे एनपीआरआई क्या होता है ये? अच्छा नॉट पीआरआई। आपसे फिर वही बात, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे बेटा यहां पर, 2020 21 और 2021 22। अब आप आंसर लिख रहे हैं, किसको पता चलेगा कि कौन से साल के लिए कौन सा आंसर लिख रहे हैं? एग्जाम में छप चुका है, इसलिए इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। नॉट पीआरआई, ओके 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 ओके, नॉट पीआरआई फॉर बोथ ईयर्स। ओके चलिए अब सुनते हैं बॉस। चलिए कोई भी बंदा सिर्फ अंगूठा दे दे, अपन स्टार्ट करेंगे इसको डिस्कस करना। ओके Mr. Z had resided in India during financial year 29 19 20।
1920 में वो भारत, मतलब एक बच्चा है जो भारत में रहता था 1920 में, इसका मतलब 1920 में, अरे 2000, अब प्लीज, ओके ओके हो गया आपका 29। अरे भाई ठीक है, अब आंसर नहीं दीजिए। 2019 और 2020 में वो 182 डेज इंडिया में था, 182 डेज इंडिया में था। तो अब इस साल यानी कि 2021 में क्या देखना है कि वो देश के बाहर क्यों गया। पहली बात, नौकरी के लिए तो नहीं गया, व्यापार के लिए भी नहीं गया, वोकेशन के लिए भी नहीं गया, अनसर्टेन पीरियड के लिए नहीं गया, क्योंकि यहां पे सर्टन कर दिया उसने कि 3 साल के लिए शिक्षा लेने गया है। तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं हो जाएगा क्या? फर्स्ट केस में पीआर, अभिलाष बिल्कुल सही है। अरे दिलीप कुमार पीआरओआई में क्यों चले गए? डेफिनेशन क्लियर कर रही है ना। 1920 में वो भारत में था तो 182 दिन से ज्यादा था। अब 182 दिन से ज्यादा है तो अब ये देखेंगे कि ये भारत के बाहर क्यों गया है। क्या उन 3 में से किसी में गया है क्या? अगर नजर आता है नहीं, उन 3 में से किसी में नहीं गया है, तो फिर इसे क्या बोल देंगे? ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। ना तो ये व्यापार के लिए गया, ना बिजनेस के लिए गया, ना वोकेशन के लिए गया, ना ही अनसर्टेन पीरियड की वापसी की कोई कोई अते पते नहीं। नहीं, उसमें बोला तो है कि 3 साल के लिए हायर स्टडीज के लिए गया है, बोला तो है उससे। अब अगले साल तो वो विदेश में ही था। ये कब गया? अगस्त में गया है जी, 2020 अगस्त। तो 2021 में कितने दिन भारत में रहा? 2021 में ये कितने दिन भारत में रहा? तो अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि लगभग 4 महीना। 4 महीने का मतलब है ये है बिलो 182 डेज। तो बंदा इतना कम दिन के लिए भारत में रहा, भारत में तो वापस आया ही नहीं है वो, तो बहुत दूर की बात हो गई। जब भारत में वापस आया ही नहीं है तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो फर्स्ट केस में होगा पी, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और सेकंड केस में होगा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। बहुत कठिन है क्या? आप ना खुद से कंफ्यूज हो रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, बिना बात का दिमाग लगा रहे हो। 3 साल के लिए पढ़ने गया यार, वो तो पर्सन रेसिडेंट, वो तो बाहर का ही हो गया। दिमाग क्यों लगा रहे हो? डेफिनेशन लगाओ, दिमाग नहीं लगाना, डेफिनेशन लगानी। डेफिनेशन क्या कह रही है? पिछले साल 182 दिन था। भारत के बाहर क्यों गया? वो 3 कारण के लिए गया क्या? नहीं। तो फिर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। क्लियर है? अभिलाष, अभिलाष आपका सही है। सौंदर्य जी, पीआरआई एज ही विल रिटर्न इन 3 years। एन पीआरआई मत बोला करो, पीआरओआई बोला करो। नॉट, अच्छा नॉट पीआरआई, ओके नॉट पीआरआई भी ठीक है, या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड, पीआरओआई बोलो, कुछ भी ठीक है। नॉट पीआरआई फॉर 21-22 अध्ययन आप गलत हैं। सलोनी का तो जवाब ही मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन से साल के लिए लिखा है। अच्छा, कितने लोग के ये आंसर गलत थे, सही थे, जो भी है, कितने लोग को अब ये समझ में आ गया कि ये सही है, क्लियर हो गया? आप थंब दे दो मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 पे। अरे पहली बार पढ़ रहे हैं, गलतियां होंगी आपसे, तो आप इस चीज को लेकर पगला मत चलो, ओ मुझे तो नहीं। आपको सब समझ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, जल्दबाजी। मैं दे ही 2 मिनट रहा हूं, इस बार मैं आपको दूंगा 4 मिनट। बड़े तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ना, फिर आप सेक्शन जो आपने लिखी है ना नोटबुक में, फिर वो नोटबुक से सेक्शन को पढ़ना, और फिर वहां से उठा के आंसर यू प्लेस होगा यार। आप जल्दबाजी कर रहे हो, आप दिमाग मत लगाओ, आप सेक्शन लगाओ, सारा जवाब क्लियर होगा। चलो, अच्छा एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा है कि हालांकि पीआरआई पीआरओआई, अगर मान लो कि एजुकेशन के लिए गया है लेकिन साल नहीं लिखे होते, ध्यान से सुनना, अगर एजुकेशन के लिए लिखा है कि यूएस पढ़ने के लिए गया है, ठीक है ना,
तो फिर आरबीआई पता है क्या कहते हैं, आरबीआई तो यहां भी बोल रही है कि यार बंदा अगर हायर एजुकेशन के लिए देश के बाहर जाता है ना, तो फिर वो वहीं पे काम करता है, वहीं पे सेटल हो जाता है और उसको वहीं का मान लिया जाता है। आरबीआई का ये कहना है। क्यों नॉन रेसिडेंट मान ही लेते हैं हम तो, बाकी फेमा तुम्हारी तुम देख लो। तो हमें आरबीआई का ये नोट जरूर डाल देना है वहां पर कि साहब ये डेफिनेशन के हिसाब से तो ओके है, लेकिन आरबीआई कहता है, आरबीआई का कौन सा रेगुलेशन रुको मैं बताता हूं। आरबीआई का सर्कुलर था 40, सर्कुलर नंबर 45। उसमें आरबीआई ने कहा कि यूजुअली जो बच्चे वहां बाहर वो करने जाते हैं ना, पढ़ाई करने जाते हैं, तो 20 लाख 50 लाख रुपए खर्चा करते हैं। तो 2-3 साल में 50-60 लाख रुपए खर्चा करते हैं, उनको इतना अच्छा एक्सपोजर वहां मिलता है और इतना अच्छा पैकेज मिलता है कि वापस वो आते ही नहीं है। अब वो इंडिया में वापस आते हैं तो घूमने के लिए आते हैं सिर्फ, अदरवाइज इंडिया उनका वापसी का कोई प्लान होता नहीं है। तो आप चाहें तो इसको पीआरओआई मान सकते हैं, लेकिन हम तो डेफिनेशन पे चलेंगे। डेफिनेशन में यहाँ पे 3 साल बोल दिया तो बात खत्म हो गई, लेकिन आरबीआई का सर्कुलर साथ में अटैच कर देंगे, 2 लाइन रहेंगी। ठीक है, आप बोलो तो लिखवा दूं क्या इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आरबीआई का सर्कुलर, पीआरओआई बन जाते हो वो पर्सन, आप बोलो तो लिखवा दूं। लिखो, आरबीआई हैज, इसमें कमेंट कहीं लिख लेना आंसर टू कर, चलो बाद में लिखवा दूंगा, या एक काम करूंगा इसकी आंसर शीट आपको दे दूंगा, तो उस आंसर शीट के अंदर वो लिखा हुआ है ना, वो ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपको मैं 4 मिनट दे रहा हूं इस बार, 4 मिनट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, आपको मैं 4 मिनट दे रहा हूं, 4 मिनट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। करो भाई। सेक्शन लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है। अपने नोटबुक को सामने रखना और उसमें पढ़ना कि बॉडी कॉर्पोरेट के लिए क्या नियम है, ब्रांचेस के लिए क्या नियम है, क्या कहानी है। तो उस हिसाब से आप बताएं कि ये पीआरआई है। यहाँ पे पूछा है रोबोटिक यूनिट एट मुंबई, तो मुंबई उत्तरी, मुंबई वाली यूनिट का क्या स्टेटस है और सिंगापुर वाली ब्रांच का क्या स्टेटस है। अरे आप तो फटाफट फटाफट आंसर कर रहे हो, आप जल्दी आंसर करके ना फिर पछताते हो बाद में, एक बार देख लो समझ लो ठीक से। शिव कुमार जी मेरे ख्याल पहली बार आंसर कर रहे हैं। कोलकाता, कुल कविता सॉरी, पीआरआई फॉर बोथ। मैं मान लूं कि ये आसान क्वेश्चन था। इनका कहना है जी कि ये जो है सिंगापुर ब्रांच भी क्या है, पीआरआई है, ऐसा आंसर आ रहा है। मैं लिखता ही नहीं हूँ यार, नहीं तो फिर एक्चुअल चेक तो कर लूं पहले क्या है। क्वेश्चन है, टॉय लिमिटेड इज अ जापानीज कंपनी, जापान की कंपनी है, सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर वर्ल्ड, बहुत अच्छी बात है। इसकी एक रोबोटिक यूनिट है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, भारत में है मतलब पीआरआई, बात खत्म। बिल्कुल सही, आपका सही जवाब है पीआरआई। एंड हैज ए ब्रांच इन सिंगापुर, सिंगापुर में भी एक ब्रांच है, उससे अपने को क्या लेना। हेडक्वार्टर एट मुंबई, कंट्रोल सिंगापुर, बहुत बढ़िया। कंट्रोल कहां से हो रहा है, भारत से हो रहा है, तो ये भी क्या हो गई, पीआरआई। अरे आपका जवाब तो बिल्कुल सही है यार, मुंबई यूनिट पीआरआई एज इट इज इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, बहुत अच्छे। और सिंगापुर यूनिट ऑल्सो पीआरआई एज इट इज कंट्रोल्ड बाय मुंबई, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश शाबाश, दोनों पीआरआई हैं। आपको 4 नंबर तोहफे में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं क्या।
चलिए बहुत बढ़िया। आपको दिए 4 मिनट, फिर से 4 मिनट्स, 5 मिनट, 4 मिनट्स। क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4। यस यस शिव जी, आप बिल्कुल करेक्ट हैं यार। शिवू, शिवू कुमार, या आप करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। आलिया, आलिया तूने क्या खा लिया? आ जाओ देख लो। एयर होस्टेस है यार बंदी, कितनी सुंदर होगी ना। एयर होस्टेस बहुत सुंदर होता है, आपको क्या पता। बहुत ज्यादा सुंदर होती है एयर होस्टेस। अरे राम जी। अरे पता ही नहीं रहता कपड़े कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। शर्ट। हाय रब्बा। क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव। आंसर करो भाई। ओके। पी आ रहा है, नेमिका बोलती है पी आ रहा है। पी आ रहा है, पी आ रहा है, पी आ रहा है। पी आ रहा है, पी आ रहा है बोल रहे हैं जी दुनियादार, दुनिया वाले। नॉट पी आ रहा है सर, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। गुड। कुछ लोग बोल रहे हैं पी आ रहा है, बोल रहे हैं रितु, प्रीतु, प्रीतु भी बोल रही है पी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पी आ रहा है, पी आ रहा है, पी आ रहा है, देखते हैं। मिस आलिया इज एन एयर होस्टेस विद ब्रिटिश एयरवेज। इंडिया में क्या? नहीं, ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही है। पेन कहाँ गया मेरा यार? मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ अपना। कहाँ काम कर रही है आलिया? ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको और बाकी लोग भी भाई एक बार देख लो। अभी मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूं। देखो, मिस आलिया इज एयर होस्टेस विद ब्रिटिश एयरवेज। 12 दिन महीने में, देर आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 18 days break, she is accommodated in base, which is normally the city where the airline headquartered. However, for security consideration, she was based at Mumbai. मुंबई में उसको रहने को दे के रखा हुआ है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शी वॉज अकोमोडेटेड एट मुंबई फॉर मोर देन 182 days। तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? पी आ रहा है, सिंस एम्प्लॉयड इन मुंबई ब्रांच। किससे बोला मुंबई ब्रांच में? तो रोका है उसको यार। अरे भाई, कौन सी ब्रांच पे, कौन सी ब्रांच पे वो नौकरी कर रही है? कर रही है नौकरी वो ब्रिटिश एयरवेज।
उसका काम क्या है? घूमते रहने का है। भारत में यहाँ पे लंबे समय के लिए आ रही है क्या? आ, आ, आओ, टडाडाओ। 182 दिन से ज्यादा भारत में रह लेने से कोई भारतीय थोड़ी बन जाएगा भाई। 182 दिन से ज्यादा भारत में रह लेने से, मान लो कि अभी जैसे आप ये आता है, क्या नाम है इसका, कौन सा है यार ये आजकल बड़ा क्रिकेटर बड़ा फेमस हो रखा है, रचिन रविंद्रा। रचिन रविंद्रा मान लो भारत आता है, न्यूजीलैंड का क्रिकेटर है, भारत आता है, आईपीएल खेलता है, वो 3 महीने भारत में रहता है, 4 महीने। उसके बाद वर्ल्ड कप आ जाता है, 2 महीने भारत में और रहता है। उसके बाद टेस्ट सीरीज आ जाती है और 2 महीने भारत में रह लेता है। उसके बाद T20 वगैरह, ये करते करते अगर वो पूरे 12 महीने भारत में रह लिया, यानी कि 182 दिन से ज्यादा भारत में रह लिया, तो वो क्या है? रेसिडेंट हो जाएगा क्या? नहीं। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया रहेगा। अरे बाप रे। वो एम्प्लॉयड कहां पर है? यूके में है। वो इंडिया में एम्प्लॉयड नहीं है। वो आलिया जो है एम्प्लॉयड कहाँ है? यूके में है। इंडिया में एम्प्लॉयड नहीं है। अगर वो इंडिया में एम्प्लॉयड होती तो बात हम करते कुछ और, लेकिन वो इंडिया में एम्प्लॉयड नहीं है। इंडिया में एम्प्लॉयड होती तो हम क्या बोलते? भारत में काम कर रही है, मतलब लंबे समय से भारत के लिए है। यस। अगर वो यूके में एम्प्लॉयड है, अगर भारत के बाहर एम्प्लॉयमेंट होता है या बिजनेस होता है या वोकेशन होता है, तो 182 डेज को इग्नोर करते हैं हम। फिर से सुने, फिर से सुने। अगर भारत के बाहर अगर बंदा एम्प्लॉयड है, भारत आ रहा है, भारत रुक रहा है, सारी बातें ठीक है, 182 दिन से ज्यादा भी आ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयड कहां है? एम्प्लॉयमेंट उसका भारत के बाहर है, तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। डेफिनेशन के हिसाब से अगर अपन बात करें तो कितने लोग को समझ आ रही है बात? चलो मैं एक काम करता हूं, डेफिनेशन का पेज आपके पास है ना? डेफिनेशन के पेज को आप क्या करना कि एक बार फिर से गो थ्रू करना और इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से करना। अगर आप देखेंगे ना, ये नोट्स जो हैं, यही नोट्स मैंने आपको पहुंचाए हैं, यही वाले नोट्स मैंने आपको दिए हैं। इसमें 4 डेफिनेशन है, पर्सन, पर्सन ऐसे, करंट अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन। आपको सिर्फ ये पहले 2 पेज में जो डेफिनेशन है ना, यही है बस। डिफरेंट व्यू टू लर्न डेफिनेशन। अरे बाप रे, क्या नौटंकी कर रखी है देखो। अ पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग पर्सन आर नॉट पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इवन दो, इवन दो दूसरे तरीके से डेफिनेशन देखो नोट्स में दिया है। इवन दो, चाहे वो भारत में 182 दिन से ज्यादा रहे हो, ये देखो डेफिनेशन आप। द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इवन दो, ये लोग भी नहीं माने जाएंगे चाहे 182 दिन से ज्यादा भारत में रहे हों। कौन लोग हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अ पर्सन हु हैज गॉन आउटसाइड इंडिया और स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर एनी 3 पर्पसेस, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अ पर्सन हु हैज कम टू इंडिया स्टेज अदरवाइज देन, इस पर्पस के अलावा वो क्या करने आ रही है भारत में? आलिया रुकने आती है बस, ठहरने आती है बस, और उसके बाद उड़ जाती है। यूके की है, यूके में काम, यूके में एम्प्लॉयड है लड़की, तो क्या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रही है? नहीं, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड तो कहां है? वो यूके में है। अब धंधे वंदे की तो बात ही खत्म। एनी पर्पज जो भारत में अनसर्टेन पीरियड तो भूल जाओ, वहां की नौकर है यार वो, वहां की एम्प्लॉय है। बात समझ में आ रहा है पीआरआई वालों? डेफिनेशन ये दूसरे तरीके से अगर देखेंगे तो यहां से भी देख सकते हैं आप। इसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना आप, 3-4 पेज ही है, ज्यादा नहीं है, 8 पेज होंगे सब मिला के यार। ठीक है, तो ये आपका होता है। अच्छा, अगर आप इसको खत्म कर देंगे, आपको पता है आप कितना खत्म कर दोगे? 30 पेज में से 15 पेज खत्म कर दोगे, अगर आपने 3 पेज खत्म कर दिए तो। फेमा क्या
लेकिन अगले 15 पेज बहुत समय लेने वाले हैं। बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, देखो, मैं बोल रहा था आपको कि ये बहुत ज्यादा आसान है, ये आसान भी है, आसान भी है, लेकिन ये उनके लिए टफ हो जाता है जो जल्दबाजी करते हैं यार, जो दिल लगा लेते हैं, दिमाग लगा लेते हैं सेक्शन की जगह। तो आप सेक्शन लगाओ, सेक्शन में क्या लिखा है उस पर स्ट्रिक्ट रहो। आप ये देखो, आलिया किधर की नौकर है? आलिया नौकर है यूके की, एम्प्लॉयड है ना वहां पे, बात खत्म हो गई, उस पहली लाइन पे ही पिक्चर खत्म हो गई। भारत में वो क्यों आ रही है, क्यों रुक रही है, ये वो सब थोड़ा सा रुक के सोचेंगे, आंसर मिलेगा। सोचने के बाद आपने एक बार लिख दिया ना, उसके बाद तो सोचते रहो, आपको वो लिखा हुआ ही दिखेगा और वही सही नजर आएगा। क्लियर है? चलो, ये आपकी पहली डेफिनेशन खत्म होती है। मुझे लग रहा है अब आज ना आपका दिमाग हो गया भारी, क्योंकि चार चार क्वेश्चंस हो गए। लेकिन अगर एक बात बताओ, इन चार में से इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे क्या आप? अंगूठा दे दो अगर कर पाएंगे तो, और अगर डाउट है तो फिर इसको घर पे जाके एक बार आपको देखना पड़ेगा। अंगूठा दे दो फटाफट फटाफट, उसके बाद मैं आपको जैसा आप बोलोगे वैसे आपको छुट्टी दे दूंगा। बच्चे लोग, मैं आपको क्या कर दूंगा, आंसर शीट भी दे दूंगा, ताकि जब आप आंसर इसका देखोगे ना, तो फिर हो सकता है आपको कुछ चीजें क्लिक हो। जिसके पास नहीं आया वो मुझे हाई करके और मांग लेना प्लीज। जिसके पास आंसर शीट नहीं आए वो हाई करो। दिस इज, आप हाई करो और बोलो कि भाई साहब मेरे पास नंबर नहीं मेरे पास वो नहीं आया है, नोट्स नहीं आए हैं, आप ले लो। पांच पांच चार चार पेजेस में उधर लगाता हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता। इसमें चार ही क्वेश्चंस हैं। हाँ, इसमें चार यार, एक डेफिनेशन पे कितने लोग हैं आप? अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है, स्टार्ट हुआ है अभी तो। यस, अच्छा बहुत बढ़िया। आंसर शीट भी आपको पहुंचा दी जाएगी। क्या कितने लोग को पहुंच गई ऐसा लग रहा है? अंगूठा दे देना जिस जिसको पहुंच गई। अरे वाह, अरे तुम साला व्हाट्सएप खोल के बैठे हो। अरे रे रे रे, चलो। तो मैं ऐसा मान के चलूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया। अच्छा, डर तो दूर जा रहा है ना फेमा का, थोड़ा थोड़ा। देखो, फॉरेन कंपनी से डर था, हमने दूर किया, इसका भी डर दूर करेंगे, लेकिन इसका डर दूर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जितने कागज में दूंगा उतना पढ़ना है, जितना मैं लिखवाऊंगा उसको पढ़ना है। अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए गलती से आपको, तो वो क्वेश्चंस करना है। क्लियर है बॉस? चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। फेमा के अंदर, फेमा को आगे कल अपन कंटिन्यू करेंगे बाकी कुछ डेफिनेशंस के साथ। आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। मैं और डिस्कस करता, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपके गलत जवाब जैसे आए तो मुझे समझ में आता है, एक बार जवाब गलत आता है तो दिमाग भारी होना चालू हो जाता है। फिर जब क्लियर होता है तो फिर लगता है कि हाँ जी चलो ठीक है। अगले सवाल में फिर गलत जवाब आता है तो दिमाग भारी हो जाता है कि ये क्या हो गया। फिर सही होता है तो क्लियर होता है, इसका मतलब दिमाग की कसरत बहुत ज्यादा हो चुकी है। अदरवाइज मेरा अभी ये पूरा खत्म करने का विचार था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको अपन कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो। बाकी चर्चा करेंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। बाकी चर्चा कल करते हैं, ठीक है बच्चे? बाय बाय, जय श्री कृष्णा, लव यू ऑल। हाँ, हरे राम जी, कहाँ गया? 6 पेजेस स्कूल है में से यार। बाय बाय। चलो, मैं सब मान के चल रहा हूँ कि अच्छे से हुआ है ना। और प्लीज लाइक करना, जो रिकॉर्डेड भी देखेंगे ना, अब लाइक कर, अब मैं रोज बोलूंगा लाइक करने को, आप करते नहीं हो लाइक। ऐसे बाहर जाके वीडियो को लाइक करना आप ना, उससे फिर हमको भी तो कुछ तो, देखो टैटू दिख रहा है मेरा, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, चलो बाय।